आर्य लड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ नोटिस आपने भी किया होगा, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आपने प्रैक्टिस की होगी या हमारी बाकी वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तक उस एक अकेले टॉपिक से आ जाते हैं। वो टॉपिक है रिट, जिसे हम याचिका कहते हैं। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। रेयरली कोई 1 साल या 2 साल का पेपर ऐसा हुआ हो एआईबी का कि वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसकी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपको सारे रीड करा दी जाए, प्लस जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हैं आए हुए, सारे रीड से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज अभी तक पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यूज आपको करा दिए जाए, और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो और जिन्होंने अभी तक हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस देखें और खुद एनालाइज करें कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एआईबी या बाकी कंपटीशन के जो एग्जाम है लॉ से रिलेटेड, तो उनको उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। वो इंफॉर्मेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, रिजल्ट्स हो सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हो सकते हैं, आंसर की हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है रिट, जिसे हम याचिका कहते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं याचिका की, जिसे इंग्लिश में रिट कहते हैं। और ये कैसे आई है, क्या है इसका, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो बता दूं। कि देखिए, जो रिट है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो लॉ है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो सीधी सी बात है कि जब इंग्लैंड से लिया गया है तो इंग्लैंड में ही रिट होती थी। और ये जब स्टार्ट हुई थी तो लगभग 13वीं शताब्दी इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, कि 13वीं शताब्दी में रिट स्टार्ट हो चुकी थी। और 17वीं शताब्दी में जो रिट ने प्रोग्रेस करी वो इसके न्यायिक पुनर्विलोकन तक आ गई, कि न्यायिक पुनर्विलोकन को भी रिट की कैटेगरी में माना जाने लगा। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में लागू किया गया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट थी, कि वो कोई भी एक आदेश जारी कर सकता है, कोई भी एक डिसीजन दे सकता है, जिसको रिट के रूप में देखा जाता था। हम कह सकते हैं कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती थी कि वो एक ऑर्डर जारी करे जो उसको उचित लगता था उस समय को देखते हुए, तो उसके पास पावर थी। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज इसकी पावर को कर दिया गया था, एक सेटलमेंट एक्ट था, सेटलमेंट एक्ट, जिसको हिंदी में बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता था। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा, और जिन्होंने बीए एलएलबी किया है उन्होंने भी इसको जरूर पढ़ा होगा, बंदोबस्त अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये और जो ये बंदोबस्त अधिनियम था ये 1881 का था। इसके अंदर भी रिट का जिक्र मिलता है, और इन्होंने इसको इसमें इंक्लूड किया था। अब अगर हम बात करते हैं इसके अर्थ की, कि भाई रिट का मीनिंग क्या होता है, तो भाई रिट का देखो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम 5 की 5 रिट करने लगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटे चले जाएंगे। लेकिन एआईबी के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि हमें इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एआईबी का एग्जाम में इतना डीप की जरूरत नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि हम कुछ मिनटों में इस अपने टॉपिक को कवर कर लें, जितना पॉसिबल हो सकता है ज्यादा ज्यादा। अब अगर हम बात करें रिट, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट को पावर थी, या इंग्लैंड के अंदर 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ, 17वीं में प्रोग्रेस की इसने, ठीक है, पुनर्विलोकन वाला पार्ट आया। इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आदेश जारी करना, आदेश जारी करना, तो जो रिट था उसका जो था आदेश जारी करना, और ये आदेश कैसा कैसा होता था, न्यायिक आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है तो न्यायिक आदेश हो गया। अब अगर हम इन शॉर्ट में बात करते हैं तो रिट का जो अर्थ हुआ या इसका मीनिंग हुआ वो सिर्फ न्यायिक आदेश है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको पारित कर सकती है। ठीक है, अब हम
आते हैं कि भाई ये जो रिट है ये कितने तरह की होती है, क्या है, कौन कौन सी होती है। तो देखो, इतना तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भी याचिका है या रिट है वो 5 तरह की होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ एआईबी के लिए नहीं है। अगर आप कहीं पर भी एग्जाम देते हैं और आपके सिलेबस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा। तो याचिकाएं जो हैं ये टोटल 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की हैं। जैसे इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है परमादेश मैंडमस, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये इसके टाइप हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल इसकी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में जैसे कि पिक्चर आपको लगाई गई है, इससे आप आसानी से समझ सकते हो। बंदी मतलब कैदी, प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष करना, सामने लाना। इसका अर्थ यही है कि बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करो, इसका ये अर्थ लिया जाता है। हेबियस कॉर्पस, बंदी मतलब आप समझते हो कि जिसको भी बंद किया गया है, जिसको भी जेल में डाला गया है, जिसको भी कारागार में रखा गया है, बंदी। प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष करना, उसको सामने लेकर आना। इसका देखो उद्देश्य क्या है इस रिट का। तो अवैध निरुद्ध मतलब इलीगल, और निरुद्ध का त्वरित न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का यहाँ सेंस ये लिया जाएगा कि अगर किसी को अवैध रूप से जेल में रखा हुआ है या कहीं पर भी निरुद्ध करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है, किसी को कैद करके, तो उसको देखना कि न्यायिक रूप से ये कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा, सब लोग जानते हैं कि सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर आना है, सीआरपीसी ने कह रखा है। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो बताती नहीं, अरेस्ट करके रख लिया, तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है और वहां पर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा सकता है। तो अवैध निरुद्ध का त्वरित मतलब तुरंत जो है न्यायिक पुनर्विलोकन करना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि निरोध की वैधानिकता तथा औचित्य की परीक्षा करना। निरोध की वैधानिकता की, जो उसको बंद करके रखा गया है उसकी क्या लीगैलिटी है, कितना लीगल है वो, या औचित्य कि उसका जो कारण है किस औचित्य का, कि जो उन्होंने बंद करके रखा है या उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया उसका, तो उसका रीजन क्या था, वजह क्या थी, उसको चेक करना कि भाई ये कितना लीगल है, कितना लीगल नहीं है, और उसकी वजह क्या रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट है, निरुद्ध व्यक्ति को अवैध निरुद्ध से मुक्ति दिलाना। अगर वो यहाँ पर उस कोर्ट जो है सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी वजह से, कोई रीजन नहीं था या नहीं रखा जाना चाहिए था, तो वो उसको तुरंत जो है उसकी मुक्ति दिला देंगे। ये इसका उद्देश्य है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जितना हमारे इस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा उतना ही हमारे लिए काफी है। तो अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उपचारात्मक रेमेडियल है, दंडात्मक नहीं है। अर्थात कि सिर्फ इस रिट को आप डालकर कोई पनिशमेंट की बात नहीं करता, रेमेडी की बात करता है, उपचार की बात करता है कि भाई अगर कोई को निरुद्ध करके रखा गया है, किसी को कैद करके रखा गया है, तो उसको उसकी रेमेडी मिलनी चाहिए, उसको आजाद कर देना चाहिए। इस रिट के द्वारा यही इसका जो है मेन उद्देश्य, हम इसको कह सकते हैं, विशेषता यही है कि ये एक रेमेडियल है, सिर्फ उपचार की बात करता है, दंड की बात ये नहीं करता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रांग न्याय, जिसको हम रेस जुडिकेटा कहते हैं, का सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब अब रेस जुडिकेटा क्या है, आपको मैं सिर्फ एक लाइन में इतना बता देता हूं कि अगर कोई चीज का कोर्ट ने कोई निराकरण कर दिया है, फाइनल डिसीजन उस पर दे दिया है, अब दोबारा हम उस पर नहीं जा सकते हैं, ऐसा जो रेस जुडिकेटा कहता है। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे किसी और टॉपिक में तब हम जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर जो कोर्ट में वो कोई एप्लीकेशन पहले दी, आप उसका आधार बदल जाते हैं अपनी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को, तो अब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि तुमने तो पहले ये एप्लीकेशन दे दी थी, अब हम इसको नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, वो सिद्धांत इस पर लागू नहीं हो सकता। आप दोबारा में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। यही बात ये कह रहा है कि नए आधार होने पर ये इन्होंने इसी चीज को इन्होंने बात की है कि अगर कोई नया आधार है
तो जो दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की दोबारा याचिका दाखिल की जा सकती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से, आपको ये याद रहना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एआईबी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, इनका निलंबन नहीं किया जा सकता, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शर्त लगा दी गई थी कि भाई सबको आप सस्पेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आप निलंबन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के इंपॉर्टेंट केसेस की। तो इसके दो इंपॉर्टेंट केस हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें इन्होंने देखो दो बातें कही थी, ये दोनों चीज याद रखना। देखो एक कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कोई बंदा जेल में है, ठीक है, किसी को जेल में डाल रखा है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद एप्लीकेशन देगा, वो खुद कैसे एप्लीकेशन दे सकता है, वो तो जेल में है। तो इस केस में ही ये कहा गया था कि भाई अगर वो जेल में है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वो नहीं दे सकता, तो उसका कोई भी रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार मतलब, या कोई भी फ्रेंड उसका, या कोई भी ऐसा बंदा जो इससे हितबद्ध हो, वो ये एप्लीकेशन दे सकता है। ऐसा इस केस में, सुनील बत्रा वाले केस में कहा गया था, कॉमन सी बात है। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया था, अगर ये सिर्फ पेश करने के बारे में बात नहीं करता कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे लगता है नाम से कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्षीकरण तो है ये, लेकिन अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा हो, अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा हो या क्रूरता का व्यवहार हो रहा हो, तब भी उसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी रिश्तेदार ये एक एप्लीकेशन दे सकता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है कोर्ट में। ये दोनों जो चीजें डिसाइड की गई थी वो सुनील बत्रा के केस में की गई थी। अब एक और इंपॉर्टेंट केस आया था कालू सान्याल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है दार्जिलिंग का। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जैसा कि इसके नाम से आ रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि उसको लाना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए कोर्ट के सामने, लेकिन इस केस में यह कहा गया कि भाई बंदी को लाना ही जरूरी नहीं है। अगर प्रशासन या पुलिस ये सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि भाई उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, तो उसको सामने लाने की, प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। ऐसा इस केस में कहा गया था, कालू सान्याल वाले केस में। देखिए, इससे रिलेटेड जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, या तो आप इनको कहीं नोट करते रहिए या अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। इसके अलावा जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को साथ साथ जरूर पढ़ना है, जो भी मटेरियल आपके पास है आप उससे भी स्टडी कीजिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है परमादेश, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका जो है, इसका है कि हम आदेश देते हैं। देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि ये रिट जो भी कोर्ट्स जो हैं एक रिट जारी करती हैं, सबसे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जब भी हम रिट की बात करते हैं तो रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम रिट जो है कहाँ दाखिल कर सकते हैं, तो या तो हाई कोर्ट में करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अब इनके जो आर्टिकल हैं 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 32 यानी कि 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं परमादेश की, तो ये रिट जो है, एक तो ना लोक प्राधिकारी, इस चीज का ध्यान रखेंगे खास तौर से कि जो लोक प्राधिकारी होंगे उन्हीं के खिलाफ जारी की जा सकती है, लोक प्राधिकारी, या जब वो अपने लोक कर्तव्य का पालन कर रहे हों। ठीक है, इन चीजों का ध्यान में रखेंगे, लोक प्राधिकारी के खिलाफ या लोक कर्तव्य का पालन कर रहे हों, और उस प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त हो कि वो ऐसा कोई आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब हम अगर इसकी कंडीशन की बात करते हैं, याची किसी विधिक अधिकार का धारक हो। याची मतलब जिसने याचिका की है उसको कोई राइट मिलना हो, लीगल राइट हो उसका,
जिसका वायलेशन हुआ हो। तो ये जरूरी है कि जिसने याचिका डाली है उसका कोई विधिक अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई विधिक अधिकार था नहीं और उसने जो है वो रिट डाल दी है, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है। दूसरा, विपक्षी विधिक तथा आज्ञापक लोक कर्तव्य के अधीन हो। विपक्षी मतलब जो अपोजिट पार्टी है, जिसके हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है ए और बी। ठीक है, इसने कोई ऑर्डर जारी किया है तो ये तो लोक प्राधिकारी है ही। ठीक है, लेकिन जिसके खिलाफ किया है इसके, तो ये जो याची है इसका कोई जो है विधिक अधिकार होना चाहिए। इसका विधिक अधिकार होगा तभी ये एप्लीकेशन दे सकता है, रिट डाल सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब विपक्षी ये है कि ये जो है ये किसी लोक कर्तव्य के अधीन होना चाहिए। इसके अलावा विवेकीय शक्तिधारक प्राधिकारी के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है, अगर उसके पास उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है तब भी परमादेश जारी किया जा सकता है। इसके अलावा याची द्वारा विधिक प्राधिकारी से न्याय की मांग की गई हो किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया हो, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो याची है उसने पहले एक एप्लीकेशन दी हो और उसको अस्वीकार कर दिया गया हो, मतलब उसके पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हो, तब उसकी जो रिट है ये जारी की जा सकती है। अदरवाइज कोर्ट ये कह सकता है कि भाई जो भी प्रोसीजर है आप पहले उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। ठीक है, और अगर वो ये दिखा देता है कि भाई मैंने तो किया था, एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने नहीं माना, तो फिर कोर्ट जो है उसको आदेश जारी कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं परमादेश कब जारी नहीं किया जाएगा। पहला है जब संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके सुविवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर हो। देखिए आपको कंट्राडिक्टरी लग सकता है, विरोधाभासी लग सकता है कि अभी तो बात की कि जो विवेक के अधिकार था उसके आधार पर भी लागू की जा सकती है, लेकिन बात की जा रही है कि जो डिसीजन उसने दिया है कि अगर वो केवल उसके व्यक्तिगत या सुविवेक पर निर्णय पर आधारित है तो रिट जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा, निजी व्यक्तियों या निजी संस्था को रिट जारी नहीं किया जाएगा। ये बात हमने अभी की थी आपसे कि लोक प्राधिकारी की बात की जा रही है, लोक कर्तव्य की बात की जा रही है। तो लोक कर्तव्य जो होते हैं पब्लिक के लिए होते हैं, पब्लिक ऑफिसर है उनके विरुद्ध जो है जारी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, ठीक, तो उसके अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक, परमादेश की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर दो लोगों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई ऐसी ड्यूटी को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कोई हो चुका है, तो भी ये जारी नहीं किया जाएगा। इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, देखिए ध्यान रखेंगे, जो महत्वपूर्ण वाद है वो है मध्य प्रदेश का एक केस था जेसी मंडवारा का, 1954 का एक केस है जेसी मंडवारा। इसमें वही चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी आप चीजों को नोटिस कर लीजिए कि पहली बात क्या कही गई थी। इसमें पहली बात यह की गई थी कि जो ये है कि कब जारी नहीं किया जाएगा। पहली बात तो इन्होंने ये कही थी कि अगर वो प्राइवेट पर्सन है या उनके सुविवेक, या ये बात की गई है सुविवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है, तो ये रिट जो है जारी नहीं की जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट हैं, ठीक, ये सब के सब इसमें डिसाइड किए गए हैं। आप आसानी से सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो केस था इसके अंदर कुछ पॉइंट थे कि कब जारी नहीं की जाएगी, तो उसमें सिर्फ ये दिए गए हैं। ज्यादा हम उलझेंगे इतना नहीं है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके फैक्ट बताने लगा हूं कि इसके फैक्ट क्या थे, डिसीजन कब आया और कौन से जज थे जिन्होंने ये जारी किया, उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ इतना समझ लो इस केस में 3 चीजें डिसाइड की गई थी, ये कब कब जारी नहीं किया जाएगा। चलिए अब आती है उत्प्रेषण, सर्श्योरी, जिसे हम कहते हैं रद्द करना या टू क्वेश, कि अगर कोई ऑर्डर जारी कर दिया गया है तो उसको रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की जो रिट है ये जारी की जाती है। ठीक है। अब देखो बेसिक सी चीज है, सिर्फ इतना समझो कि रद्द करना है। रद्द क्या करना है? कोई ऑर्डर रद्द करना है। अब ऑर्डर रद्द करना है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। भाई जब ऑर्डर आ चुका है तभी तो रद्द किया जाना है। अब इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है
या कोई लोअर कोर्ट है जिसने कोई ऑर्डर इशू कर दिया है, अब उसको अगर हमें कैंसिल कराना है तो हम हायर कोर्ट में जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने इसके जो आधार की बात की है वो पहला आधार इन्होंने यही किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के प्रयोग के किया। अब वो कारण क्या क्या हो सकते हैं कि बिना क्षेत्राधिकार के कोई न्यायालय था, अधीनस्थ न्यायालय, और उसने उसको क्षेत्राधिकार था नहीं उसका, और उन्होंने कोई ऑर्डर जारी कर दिया, तो उसके लिए हम उत्प्रेषण रिट हमें मिल सकती है। दूसरा, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया कि ठीक है, क्षेत्राधिकार था ही नहीं उसको उतने का, उसने उसको एक्सटेंड किया और उसका यूज किया, तब भी उत्प्रेषण रिट जारी हो सकती है। तीसरा, कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से कम क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए दिया है। ठीक है, होता नहीं कम से कम इतना करना चाहिए, अब कम से कम इतना उसने उससे भी कम कर दिया तो भी वो हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। देखिए, नेचुरल लॉ, अगर निर्णय ऐसा है जो नेचुरल लॉ का वायलेशन करता है, जो भी प्राकृतिक न्याय है उसका वायलेशन करता है, तो भी जो है उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। बेसिक सी चीज है, जैसे प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि भाई दोनों पार्टी की सुननी चाहिए, उसने एक पक्ष को सुना और निर्णय दे दिया, तो वायलेशन हुआ दूसरे के राइट का, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट गया, तो उसको रद्द किया जा सकता है। और निर्णय में कोई वैधानिक गलती हो, देखिए कोई गलती हो, वैधानिक गलती हो, अगर निर्णय में कोई भी वैधानिक गलती है तो भी उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। बहुत आसान है उत्प्रेषण रिट को समझना। पहली चीज तो ये किसी कोर्ट के अगेंस्ट में जाएगा, उसने ऑर्डर किया। अब ऑर्डर कितने तरीके से हो सकता है, या तो क्षेत्राधिकार उसके पास नहीं था, या उसने जरूरत से ज्यादा क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर लिया, या जितना उसके पास कम से कम था उसने उससे भी कम किया। मान लो ये है कि भाई कम से कम 10,000 रुपये फाइन तुम्हें लगाना है, कोई ऐसी कंडीशन है अगर, और वो उससे कम का यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे कुछ केसेस हैं इस तरह के कि भाई कम से कम इतनी सजा मिलनी चाहिए और वो उससे कम की सजा दे देता है, तो भी उसको अपोजिट पार्टी उसको रद्द करा सकती है, क्वेश्चन करा सकती है। उसके अलावा न्यायिक जो प्राकृतिक न्याय है उसका सिद्धांतों का पालन ना किया हो और कोई वैधानिक गलती हो, तो जो उत्प्रेषण रिट है ये जारी की जा सकती है। अगले, प्रतिषेध। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी जो इसके जो एमसीक्यूज हैं आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। इसका है गलती को रोकना। ठीक है, पहले किसको रोकना था, निर्णय को। ठीक, कोई निर्णय दिया गया है और वो गलत निर्णय है, ठीक है, तो उसको रोकना था। यहां अगर कोई गलती की गई है, ठीक है, कोई गलती की है किसी ने, तो उसको रोकना है। अब इसमें और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देखो। इसकी विशेषता भी यही बात कर रही है कि ये लंबन, प्रतिषेध याचिका कार्यवाही के लंबन के दौरान ही जारी किया जा सकता है। लंबन के दौरान मतलब अभी कोई ऑर्डर नहीं आया लेकिन कोई गलती कर दी है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है कोई भी, लेकिन कोई गलती कर दी है, तो अपोजिट पार्टी हायर कोर्ट में जा सकती है कि भाई वो तो ऑलरेडी इतना गलती कर रहे हैं, तो तब तो लगेगी प्रतिषेध। और एक बार निर्णय जारी कर दिया गया, कोई निर्णय दे दिया गया, अब वो निर्णय गलत है, चाहे उसने क्षेत्राधिकार का जरूरत से ज्यादा पालन कर लिया, मतलब क्षेत्राधिकार से अधिक इस्तेमाल किया हो अपने क्षेत्राधिकार का, या बिना क्षेत्राधिकार के उसने यूज किया हो, या कोई वैधानिक गलती की गई हो उसमें, तब जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। और अभी वो पेंडिंग है केस, तो प्रतिषेध रिट जो है जारी की जा सकती है। तो इन कभी कभी इन दोनों में अंतर भी आ जाता है। तो बेसिक सा अंतर है कि ये जो है पेंडिंग रहना चाहिए, लंबन रहना चाहिए, भी लंबित रहना चाहिए, और ये जो है प्रतिषेध में उसमें डिसीजन आ जाना चाहिए। बहुत नेक्स्ट और लास्ट आती है अधिकार प्रच्छा, जिसे को वारंटो बोलते हैं। ठीक, अधिकार प्रच्छा। अधिकार तो आप समझते हैं राइट की बात की जा रही है, प्रच्छा ठीक क्या अधिकार है। अगर कोई किसी भी चीज के पास आता है ना, कि मान लो एक ग्रुप है और वो कोई बोल देता है उसमें, तो वो कहते भाई तुम्हें इससे क्या मतलब है, ये तुम्हारा क्या अधिकार है इंटरफेयर करने का। ठीक है, बोल देना कि आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे मामले में, ठीक है, या आप कौन हो ये ऐसा बोलने वाले या ऐसा करने वाले। तो जो हम दैनिक अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं ना, तुमसे क्या मतलब है, तुम कौन हो। तो सेम कंडीशन उसी तरह की बात है अधिकार परीक्षा भी, आपका क्या अधिकार है। तो ये रिट तब पारित की जाती है कि किसी का अधिकार जानना कि वो उसके अधिकार में है या नहीं है, तब ये रिट जारी की जाती है। जैसे हम बात करते हैं कब जारी, विवादग्रस्त पद पर। ठीक है, मान लो कोई ऐसा पद है, कोई ऐसी पोस्ट है जहां पर कोई बंदा अपॉइंट है, ठीक है, तो उससे पूछेंगे भाई तुम इस
पद पर कार्य कर रहे हो, इस पोस्ट पर काम कर रहे हो, तो आपका अधिकार क्या है इस पोस्ट पर काम करने का, ठीक। लेकिन ऐसा पद कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक पद होना चाहिए। उसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे धारण किया हो वह उसे धारण करने का वैध अधिकार ना रखता हो, ठीक। ऐसा लगता है कि वो वैध अधिकार नहीं है और वो फिर भी टिका हुआ है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि भाई एमपी है कहीं का या एमएलए और उनको जो सरकारी निवास मिला हुआ था, बंगला मिला हुआ था, वो खाली नहीं करते। अब वो एमपी रहे या नहीं रहे, तो कोई भी कहता है ना कि भाई उसका तो अधिकार ही नहीं है, वो क्यों उस बंगले में रह रहा है? आप तो वो वैधानिक अधिकार नहीं रखता ना, तो किस अधिकार से वो वहां पर रह रहा है? तो सेम कंडीशन यही है कि अगर कोई सार्वजनिक पद हो, विवादग्रस्त पद हो, ठीक है, और वो उसको धारण किए हुए, तो वहां पर ये बात उससे पूछी जा सकती है कि भाई तुमने जो ये ऐसा कर रखा है या तुमने जो ये पोस्ट हायर किए हो तो आपका क्या राइट है। तो चलिए एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दो टर्म इस्तेमाल होती है, एक तो जनहित याचिका होती है और एक सिंपल याचिका होती है। तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए रिट जिसे हम याचिका कहते हैं और एक होती है पीआईएल, ठीक है, वो भी एक याचिका का ही रूप है। इनमें अब डिफरेंस क्या है समझिए। पहले मैं आपको रिट बता दूं, तो रिट क्या है कि रिट एक न्यायिक आदेश होता है जिसे न्यायालय अपीलकर्ता को देता है, या हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है और व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है। मतलब जो भी पीड़ित होता है वही उसको दायर करता है स्पेसिफिकली, या हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि जो रिट है, अभी मैं सिंपल याचिका की बात कर रहा हूं, जो अभी तक हमने 5 रिट पढ़ी है उनके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो रिट है उसका उद्देश्य व्यक्तिगत जो उसके अधिकार है उनकी सुरक्षा करना होता है। तो मुख्य रूप से जो व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाएगी, व्यक्तिगत न्याय की बात की जाएगी, तो हम उन 5 रिट की बात करेंगे। अब अगर बात करते हैं सार्वजनिक हित के बारे में, ठीक है, तब बात आ जाती है पीआईएल की, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जो एमसीक्यूज हैं वो दोनों के मिक्स किए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। अब पीआईएल और रिट में डिफरेंस क्या है? एक तो वही जो मैंने आपको बताया, दूसरा जो पीआईएल है इसको हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की न्यायिक याचिका होती है जो सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए दायर की जाती है, या हम कहें कि सामाजिक अराजक या आम जनता के हित को प्राथमिकता देती है और सार्वजनिक स्वाधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है। पीआईएल को जनहित याचिका भी कहा जाता है और सामाजिक न्याय में बदलाव कर सकती है। ओवरऑल ये है कि ये अगर हम पीआईएल की बात करें तो स्पेसिफिकली कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की, लॉ की, और वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब पीआईएल का जो हमारे पहला क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड आ गया है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं ये। तो अब इसके जनक कौन है, कहां से स्टार्ट हुए? तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन है न्यायमूर्ति एम रॉय, न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति आर एस पाठक, या न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और आपको पता भी होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। दूसरा क्वेश्चन है जनहित याचिका की उपयोगिता क्या है? उदारीकृत, लोकस स्टेंडाई, गैर प्रतिकूल कार्यवाही, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? देखिए इसमें पूछा नहीं है, तो इसका ऑप्शन है विधि के नियम का पुष्टिकरण, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, या ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस आवश्यकता की छूट है? अधिकार क्षेत्र, लोकस स्टेंडाई, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकस स्टेंडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है
ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32। देखिए 226 और 32 में जो 5 के 5 रिट है वो भी आती हैं, और इंटरप्रिटेशन के थ्रू पीआईएल को किया गया और उसको भी इन्हीं उपचार के तौर पर रखा गया है, और इन्हीं जो इनका इंटरप्रिटेशन है उसी के तहत पीआईएल को भी माना जाता है जनहित याचिका को। तो इसका आंसर यही होगा। और अगर रिट के बारे में आ जाता है स्पेसिफिकली रिट, या जनहित याचिका ना होगा रिट आए, तो वो भी इन्हीं उसमें आता है। ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है? निजी हित, राजनीतिक फायदा, मुकदमेबाजी में जबरदस्त वृद्धि, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये निजी हित की तो बात ही नहीं करता, ये तो सार्वजनिक हित की बात करता है, या ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये डाल दी जाती है और मामला फंस जाता है, या इससे क्या होता है कि मुकदमों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ। निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए। इन शब्दों का अर्थ है। देखिए ये एग्जाम में पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी का एक फॉर्मेट है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। जनहित की सुरक्षा के लिए सिर्फ जनहित याचिका दायर करना, सार्वजनिक और निजी दोनों हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल निजी हितों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, या जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पीआईएल दायर करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है केसों का बोझ बढ़ाना, संसाधनों का अपव्यय, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? इसका ऑप्शन है पारिवारिक पेंशन, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, उपेक्षित बच्चे, मकान किराएदार के मामले। आपको ऑप्शन से पता चल ही रहा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मकानदार या किराएदार के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया? आधारभावी और आधारित संरचना सिद्धांत, सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत का पृथक्करण, या जनहित सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालय न्यायाधिकरणों में से कौन एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता? देखिए क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिट पर भी यही एप्लीकेबल होगा, जनहित याचिका पर भी वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही चीजें। ठीक है, इसका ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ग्रहण नहीं कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। बताया था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि। इसका ऑप्शन है क्यो वारंटो, मेंडामस, हेबियस कॉर्पस, या सर्शियोरी। इसका आंसर है डी, सर्शियोरी, जिसमें बताया था कि एक बार केस का डिसीजन आ चुका है और उसके अंदर गलती है, चाहे वो गलती किसी भी तरह की होती है, कि मतलब उसको क्षेत्राधिकार ही नहीं था, बिना क्षेत्राधिकार का ऑर्डर कर दिया, या जरूरत से ज्यादा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर लिया या कम कर लिया, ये भी आपको समझाया ही। ये वही से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? न्यायिक और अर्धन्यायिक बॉडी, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक बॉडी, सिर्फ प्रशासनिक बॉडीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक और अर्धन्यायिक बॉडी। बताया था कि जो भी कोई डिसीजन देता है, ठीक है, डिसीजन दे चुका है और उसका ऑर्डर गलत है, कि मतलब वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉ है कहीं पर भी, कि प्राकृतिक न्याय का विरोध किया है, या जो भी अभी चीजें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आपके गलत होने चाहिए, फिर भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार।
कुछ प्रैक्टिस के लिए हम आपको एमसीक्यूज दे देंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको उसके फाइल वाले पोर्शन में जाना, वहां पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी रिट के नाम से, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट ऑफ क्वो वारंटो का उद्देश्य क्या है? ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर करना, गैर कानूनी कार्य से पब्लिक अथॉरिटी को प्रतिबंधित करना, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। अभी हमने बात की थी क्वा वारंटो, किस अधिकार से, आपका क्या अधिकार है, उससे रिलेटेड उसके उद्देश्य की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जा सकता है? परीक्षा का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है अब आपके लिए ये, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अदालत के सामने स्वयं या किसी और के बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण के लिए बात की जा रही है, तो ये आंसर हो जाएगा अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली अदालत का गलत आदेश रद्द करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा अधिकार जारी किया जाता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध, या उत्प्रेषण लेख। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्प्रेषण लेख। निचली अदालत का गलत आदेश, ऑलरेडी आप कर चुके हैं इस चीज, अभी बताई है ये चीजें। ठीक है, तो अब ये गलत नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। एक दो बार इस वीडियो को और देख लेना, तो आपका और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? सार्वजनिक पद को हड़पने के लिए उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाना चाहिए क्या बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, परमादेश याचिका, उत्प्रेषण याचिका, अधिकार परीक्षा याचिका, या प्रतिषेध याचिका। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिषेध याचिका। चलिए मिलते हैं किसी और जरूरी वीडियो में आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम से ही रिलेटेड होगी। अब वो कंपटीशन में कोई भी एग्जाम हो सकता है, जुडिशरी या एपीओ या एआईबी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो सकती है। कोई भी जानकारी हमारे इस चैनल से जुड़े रहने पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। कोशिश रहेगी सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।